नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। दिल्ली चुनाव जिस तरह से लड़ा गया, नतीजे जो आने वाले हैं वो सिर्फ दिल्ली के लिए ही महत्वपूर्ण है या पूरी देश की राजनीति के लिए। इस बात पर अगर हम चर्चा करें तो जाहिर है कि बात बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। ये नतीजे सिर्फ दिल्ली के लिए अगले 5 साल की सरकार ही नहीं तय करेंगे, बल्कि खास तौर से जिस तरह ये चुनाव लड़ा गया है, विपक्ष की राजनीति में जिस तरह से नई नई बात और विचार सामने आए हैं, उससे लग यही रहा है कि आने वाले कुछ साल जो चुनाव होने हैं और उसमें कैसे विपक्ष अपने आप को संजोए रख पाता है या फिर उसमें एक बिखराव आता है, इस बात को भी कहीं ना कहीं तय कर गए हैं। नतीजे जैसे ही 8 तारीख को आते हैं, उसके बाद ये हालात और भी ज़्यादा स्पष्ट हो जाएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है तो जाहिर है कि ब्लेम गेम शुरू होगा और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच जो समन्वय नहीं हो पाया दिल्ली में, उसे एक कारण माना जाएगा और इस बात को एक तरह से दोषारोपण के तौर पर कांग्रेस की तरफ उंगली उठाते हुए बहुत से विपक्षी दल कहेंगे, जो अपने अपने राज्यों में मजबूत हैं, वो कहेंगे कि कांग्रेस ने आखिरकार क्यों इस बात के लिए राह तैयार की कि भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिले। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें कि वो एग्जिट पोल जो कि 14 में से 11 कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, गलत हो जाते हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में भी एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी की जीत तय कर रहे थे और गलत साबित हुए थे। तो अगर वो गलत हो जाते हैं तो फिर आम आदमी पार्टी की जीत में भारतीय जनता पार्टी को हराने के दावे के साथ साथ ये भी होगा कि तमाम कोशिशों के बावजूद कांग्रेस जो ये अपने आप को वापसी की राह पर बताने की तैयारी में दिल्ली को उसने चुना था, वो फेल हो गया है। कांग्रेस कहीं भी मायने नहीं रखती है भारतीय राजनीति में और राहुल गांधी के लिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा, क्योंकि चुनाव प्रचार के आखिरी चरण में जिस तरह से उन्होंने आम आदमी पार्टी और ख़ास तौर पर अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया, वो ये साबित करने के लिए था कि वो चाहते हैं कि अकेली दम कांग्रेस भारतीय राजनीति में फिर से पांव जमा पाए। कांग्रेस की त्रासदी है कि वो जिनके साथ मित्र है, दरअसल उसने ही उनकी वोट को छीना है। मतलब जिस विपक्ष के साथ वो भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को हराने की हामी भरती है, दरअसल वो तमाम पार्टियां कांग्रेस को हराकर ही वजूद में आई हैं और इसीलिए ये जो मित्रता है, ये अपने आप में दोस्ती भी और दुश्मनी भी इस तरह की अपनी राह तय करती रहती है। जैसा कि हमने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के संबंधों का हाल दिल्ली में देखा, जब लोकसभा में 6-8 महीने पहले ही साथ होते हैं और विधानसभा आते आते दोनों अलग हो जाते हैं। अलग ही अब रहेंगे क्योंकि पंजाब में भी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ना है, क्योंकि वहाँ भी मुख्य विपक्ष कांग्रेस ही है। तो आप देखिए कि कांग्रेस एक बार फिर से ऐसा लगता है कि दोराहे पर खड़ी है, जहाँ एकला चलो की जो उसकी राजनीति थी उसको बदलकर उसने गठबंधन का धर्म साल 2004 से जमकर अपनाया, यूपीए बनाई, 10 साल यूपीए की सरकार चली और उसके बाद से कांग्रेस इस तैयारी में रही कि एक सबल विपक्ष तैयार हो जो कि टक्कर दे भारतीय जनता पार्टी को, और इंडिया गठबंधन के सूत्रधार के तौर पर साल 2024 के चुनाव में एक आशातीत सफलता कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दलों को मिलती दिखाई पड़ी जब 240 के आंकड़े पर भारतीय जनता पार्टी को रोक दिया। लेकिन इसके आगे क्या, लोग कहने लगे कि देखिए ऐसा है कि ये इंडिया गठबंधन दरअसल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था, ये विधानसभा चुनाव के लिए नहीं है, और कांग्रेस से एक एक कर दूरियां बनाने लगे। हाल के दिनों की 3 घटनाएं अपने आप में महत्वपूर्ण है जो कांग्रेस के आने वाले दिनों की जो राजनीति है वो तय कर रही हैं। ममता बनर्जी ने कोई गठबंधन कांग्रेस के साथ पश्चिम बंगाल में नहीं किया और लोकसभा तक में एक दूसरे के खिलाफ कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस नजर आए। उसके बाद भी तृणमूल और कांग्रेस पार्टी के बीच
कोई भी ऐसा संबंध हमें नहीं दिखाई पड़ता है जो ये कह सके कि वो इंडिया गठबंधन जो है उसके एक हिस्से के तौर पर दोनों काम करते हैं। उसके बाद बारी आई उत्तर प्रदेश में जो बाई इलेक्शंस है उनके, और अखिलेश यादव कांग्रेस को कुछ सीटें दे करके साथ चुनाव लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। ऐसी अपेक्षा बहुत से लोगों को थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और समाजवादी पार्टी ने एक भी सीट नहीं दिया कांग्रेस पार्टी को, और मजबूरन कांग्रेस को ये डिक्लेयर करना पड़ा कि हम समर्थन दे रहे हैं समाजवादी पार्टी को। उन्होंने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे, उनकी तैयारी नहीं थी। और तीसरी घटना हो जाती है जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ विधानसभा चुनाव में उतर जाते हैं। दोनों के कॉमन सियासी दुश्मन के तौर पर भारतीय जनता पार्टी, लेकिन एक दूसरे से अदावत, सियासी अदावत उन्होंने कम नहीं दिखाई। तो फिर अब क्या ऑप्शंस हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम कांग्रेस पार्टी के लिए? क्या दिल्ली में इसी तरह से विरोध करते रहा जाए? क्योंकि सब कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए या आम आदमी पार्टी सरकार बन जाए। कांग्रेस की सरकार तो नहीं बनने जा रही है, और कांग्रेस को तब तक वापसी का रास्ता नहीं मिलेगा यहाँ पर जब तक कि आम आदमी पार्टी कमज़ोर नहीं पड़ती है। तो क्या इस बात का इंतज़ार करेगी कांग्रेस पार्टी की आम आदमी पार्टी यहाँ कमज़ोर पड़े और तब जाकर के वो अपनी राजनीति फिर से शुरू करे? क्योंकि जो वोट आम आदमी पार्टी के पास हैं वो कहा जाता है कि खींचे गए हैं, छीने गए हैं कांग्रेस पार्टी से ही। एक दुविधा की स्थिति, ये दुविधा की स्थिति आपको बिहार में भी बड़ी स्पष्ट दिखाई पड़ने लगी है, और शायद इसी दुविधा के हल के लिए राहुल गांधी महीने में 2 बार बिहार होकर आए और वहां जाकर के उन्होंने अपनी पार्टी को फिर से एकत्रित करना और उन्हें चुनाव के लिए तैयार करना, इस तरह की स्थिति में लाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। एक बार जो यात्रा हुई थी 18 फरवरी को, और उसके बाद फिर 5 फरवरी को उस दिन जिस दिन दिल्ली में चुनाव हो रहे थे, जहां इंडिया गठबंधन के 2 दल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे और दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे कि वो बीजेपी से मिले हुए हैं। वहीं तीसरी तरफ बिहार में उसी 5 तारीख को राहुल गांधी भी थे, और राहुल गांधी 5 फरवरी को गए जब, तो वो तेजस्वी यादव से नहीं मिले। आरजेडी के साथ किसी भी तरह की कोई आने वाले दिनों की गणित बिठाने की उनमें जल्दीबाजी नहीं दिखी। वो इस कोशिश में दिखाई पड़े कि वो अपनी ज़मीन तैयार कर सकें। वहाँ पर अपने लोगों से, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से उनकी मुलाकात हुई। एक दलित नेता जगलाल चौधरी की जयंती पर वहाँ वो गए थे और उनकी कोशिश ये थी कि दलित वोट बैंक में एक संदेश जाए। कांग्रेस के पास कोई आधार वोट नहीं है, उसे क्रिएट करने की कोशिश राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं। जब वो बात करते हैं कि आरक्षण का दायरा बढ़ेगा, जातीय जनगणना होगी, वो तमाम मुद्दे जो कि अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार उठाते रहे हैं। उन्होंने तेलंगाना में जातीय जनगणना कराई भी है, और ये जातीय सर्वे उन्होंने इस तरह से करवाया है कि वो मॉडल बन सके पूरे देश में। उनका ये कहना है कि 42 या 46% वहाँ बैकवर्ड कम्युनिटी जो है उसके लिए वो आने वाले दिनों में, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो कॉरपोरेट हो, चाहे वो एकेडमिक्स हो, चाहे वो जुडिशरी हो, हर जगह उनकी आबादी के अनुसार उनकी प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन को सुनिश्चित करेंगे। अगर इस तरह की वो कोशिशें कर रहे हैं तो जाहिर है कि वो बैकवर्ड पॉलिटिक्स, दलित पॉलिटिक्स में घुस करके कांग्रेस के लिए आधार तैयार करना चाहते हैं, और ये एक ऐसी मूव है जो कि उनके राज्य स्तर के सहयोगियों को पसंद नहीं आएगी। न अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में पसंद आई और उन्होंने एक भी सीट नहीं दिया कांग्रेस पार्टी को, नहीं ये तेजस्वी यादव को पसंद आएगी, क्योंकि इस तरह की राजनीति तो दरअसल वहाँ पर आरजेडी दशकों से करती आई है। ऐसे में ये जो दुविधा की स्थिति आप दिल्ली में देख रहे हैं, राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश में भी इसका सामना करना है। 2025 में बिहार में जो चुनाव होने वाले हैं नवंबर के महीने में, उसमें भी सामना करना पड़ेगा, और ये कमोबेश हर जगह है, क्योंकि उसके बाद फिर पश्चिम बंगाल में चुनाव हैं और ये प्रश्न फिर खड़ा होगा कि क्या ममता बनर्जी की पार्टी के साथ लड़ेगी कांग्रेस या अलग लड़ेगी।
ये प्रश्न तब भी खड़ा होगा जब उत्तर प्रदेश में साल 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे। साथ कांग्रेस जाएगी या अलग लड़ेगी? अलग अगर लड़ती है तो फिर ये आरोप लगेंगे कि वो विपक्षी वोटों के बंटवारे में अपना सहयोग कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की जीत आसान कर रही है। लेकिन कांग्रेस करे तो क्या करे? इस दुविधा में पार्टी को कमज़ोर होते देखा नहीं जा सकता है, पर शायद यही फैसला लिया गया है। विपक्ष भले ही कमज़ोर हो जाए, भले ही उसके ऊपर आरोप लगे, लेकिन कांग्रेस अपने आप को खड़ा करेगी। कांग्रेस के लोगों से अगर बात करिए तो वो ये कहते हैं कि दरअसल कमज़ोर मजबूत कुछ भी कह लीजिए, अगर कांग्रेस विपक्ष के बीच एक मजबूत मौजूदगी नहीं दर्शाती है तो विपक्ष वाले पहले कांग्रेस को ख़त्म करेंगे, भारतीय जनता पार्टी वाले तो बाद में आते हैं। इसलिए हमें अपने आप को मजबूत करना है। लिहाजा चाहे वो गुजरात हो, वो हिमाचल हो, इन सब जगहों पर, हरियाणा में, इन सब जगहों पर वो विपक्ष के लोगों का एंट्री नहीं लेने देंगे। लेकिन जहाँ जहाँ कभी वो मजबूत थे, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, इन सब जगहों पर उनकी कोशिश होगी कि वो फिर से अपने वजूद को दुरुस्त करें। तो ऐसे में जब आप छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल, हरियाणा, इन सब जगहों पर विपक्ष को घुसने नहीं देंगे और उत्तर प्रदेश और बिहार और पश्चिम बंगाल में अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करेंगे, तो पहली लड़ाई तो कांग्रेस की अपने गठबंधन, इंडिया गठबंधन सहयोगी विपक्षी दलों से ही होगी और उसके बाद ही तो भारतीय जनता पार्टी से भिड़ने का सिलसिला आता है। इस दुविधा से कैसे निकलते हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी के सामने ये प्रश्न अपने आप में दिल्ली चुनाव के बाद और भी ज़्यादा खुलकर खड़ा हो गया है और लोग भी समझ रहे हैं कि कांग्रेस आखिरकार अपनी राह अगर नहीं चुनती है तो ये उसकी दिन ब दिन जो दुर्गति बढ़ती जा रही है उसमें तब्दील हो जाएगा और फिर वो अपनी कमर पर सीधी कभी खड़ी नहीं हो पाएगी। और इस दुविधा के साथ बिहार चुनाव को शुरू किया गया है। बिहार चुनाव में पिछली दफ़ा आरजेडी ने 70 सीटें कांग्रेस पार्टी को दी थीं 243 में से, और बाकी उसने खुद लड़ी और अपने सहयोगियों को दी। बड़ी नाराज़गी रही आरजेडी के नतीजों के बाद कि 70 सीटों में से मात्र 19 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत पाई और उनका ये कहना था कि तेजस्वी इसीलिए सरकार नहीं बना पाए क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी बेहतर करती तो बड़े आसानी से सरकार वहाँ पर तेजस्वी यादव की बन जाती। क्योंकि कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, इसीलिए तेजस्वी यादव बिहार में जीत नहीं पाए, सरकार नहीं बना पाए। लिहाजा इस बार उन्हें कम सीटें देनी हैं, 70 सीटें तो बिल्कुल नहीं देनी हैं। लालू यादव पहले ही कह चुके हैं कि दरअसल ममता बनर्जी ही वो व्यक्ति हैं जिन्हें इंडिया गठबंधन का सूत्रधार होना चाहिए, कांग्रेस को ये पदवी छोड़ देनी चाहिए। और इन संघर्षों के बीच भारतीय जनता पार्टी से लोहा लेती कांग्रेस दरअसल अपने सहयोगियों के द्वारा कमज़ोर की जा रही है और इस राजनीति को किस तरह से अभिमन्यु या अर्जुन बनकर भेजते हैं राहुल गांधी, ये आने वाले दिनों में तय होना है। कैसा लगा आपको ये न्यूज़ एनालिसिस? अपने कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।